नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह आपका फिटनेस कोच आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ललित यूनिक फिटनेस टेक्निक में। दोस्तों, मेरे चैनल के नाम की तरह आज भी मैं आपके सामने एक यूनिक टॉपिक लेकर आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो क्या है, आज का मेरा टॉपिक का जो हेडिंग रहेगा, जो टॉपिक आज का जो मेरा वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है इंजरी, आपका जो प्रिवेंशन एक्सरसाइज। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखें, कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनको आप करके अपनी जो फिटनेस की जर्नी है उसको आप लंबे टाइम तक इंजरी से फ्री रह सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एथलीट से या किसी भी स्पोर्ट्समैन से, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स खेलता हो, अगर आप उससे पूछेंगे कि आपकी जो फिटनेस की जर्नी रही उसमें आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या था, सबसे बड़ा एनिमी कौन था, तो आपको सिर्फ एक जवाब आपको हर किसी से मिलेगा, वो है इंजरी। दोस्तों, जब किसी भी एथलीट की लाइफ में इंजरी होती है किसी भी तरह से, तो उसकी जो प्रैक्टिस होती है वो छूट जाती है, वो प्रैक्टिस से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो एंड्योरेंस होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है इंजरी की वजह से। तो जब किसी भी एथलीट की लाइफ में इंजरी होती है तो उसको ये प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ती है। तो इंजरी आपकी जो फिटनेस जर्नी में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसी कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप अपनी फिटनेस की जर्नी को आप अपनी इंजरी से फ्री रख सकते हैं और आप बहुत लंबे रेस के घोड़े बन सकते हैं। तो दोस्तों, 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा आज की वीडियो को। सबसे पहला होगा मोबिलाइजिंग, दूसरा होगा वार्म अप और तीसरा होगा स्ट्रेचिंग। दोस्तों, स्ट्रेचिंग हम 2 तरह की करते हैं वर्कआउट में। एक होती है बिफोर स्ट्रेचिंग, एक होती है आफ्टर स्ट्रेचिंग। बिफोर स्ट्रेचिंग हम करते हैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग और आफ्टर वर्कआउट करते हैं हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको जब बताऊंगा तो इसके बारे में आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आता हूँ मोबिलाइजिंग में, और बहुत ही शॉर्ट में और जल्दी जल्दी, क्योंकि किसी भी पार्ट की जो मोबिलाइजिंग है या स्ट्रेचिंग या वार्म अप है वो बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट में बहुत ही ईजी आपको तरीके से बताऊंगा जिससे हर कोई इंसान बहुत आसानी से अपनी बॉडी को एक्सरसाइज से पहले रेडी कर सकता है। सबसे पहले मैं आता हूं मोबिलाइजिंग पे। दोस्तों, मोबिलाइजिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज के दौरान जितने भी आपके जॉइंट्स हैं वो तैयार रहें उस वर्कआउट को करने के लिए। खास तौर पे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जैसे कई लोग जिम के अंदर एंटर करते हैं, सीधा ट्रेडमिल पे चढ़ जाते हैं, वॉक करने लगते हैं या क्रॉस ट्रेन करने लगते हैं। दोस्तों, उन सभी लोगों से मेरी एक सजेशन है वो ये कि जब भी आप ट्रेडमिल करें उससे पहले आप अपने जॉइंट को मोबिलाइज जरूर कर लें। अदरवाइज जो चीज़ें हमने जो मिथ कई सालों से सुनते आ रहे हैं वो आपके साथ सच भी साबित हो सकता है। वो ये कि आपने कई बार सुना होगा कि ट्रेडमिल करने से आपके घुटने खराब हो जाएंगे, आपके जॉइंट वीक हो जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वर्कआउट से पहले मोबिलाइजिंग ना करना। तो मोबिलाइजिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे नीचे का जो जॉइंट होता है वो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा लोड झेलता है, और वो कौन सा है, एंकल का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो एंकल को आपको राउंड करना है इस तरह से। आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पैर नहीं घुमाना, सिर्फ एंकल को राउंड करना है। तो 20 आपको क्लॉकवाइज, 20 एंटी क्लॉकवाइज, दोनों लेग पे। फिर आता है आपका नी का जॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है नी में जब आप मोबिलाइज करें तो आपके जो पैरों में गैप बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा कम हो, इस तरह से। और आपकी जो स्पाइन है वो न्यूट्रल हो। कभी स्पाइन को ऐसे ना करें, नहीं तो मोबिलाइजिंग के बाद में होगी, कमर में इंजरी पहले हो जाएगी। तो आपको क्या रखना है, स्पाइन को न्यूट्रल रखना है और इस तरह से नी को रोटेट करना है, 20 क्लॉकवाइज फिर 20 एंटी क्लॉकवाइज। और इसको करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पैर का जो तला है जो ग्राउंड से टच होता है उसको जब आप राउंड कर रहे हैं नी को, तो ये कहीं से भी उठे ना, ये ग्राउंडेड रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपका कमर का जॉइंट। ठीक है, कमर के जॉइंट की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिसे हर कोई कर सकता है इसमें, जिसमें आपको टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे और आपको कमर पे से साथ रखना है, और मैक्सिमम इसे बोलते हैं हिप रोटेशन। तो 20 आप ऐसे करें और 20 इस तरह से करें। ठीक, फिर आता है आपका रिस्ट का। रिस्ट को आप इस तरह से घुमाएं चारों तरफ, और ध्यान रखें रिस्ट को जब घुमाएं तो पूरा हाथ ना घूमे, ये भी ध्यान रखना है आपको, सिर्फ रिस्ट को इस तरह से हाथ के आगे घुमाना है। तो इससे आपका रिस्ट का जॉइंट। फिर आता है आपका शोल्डर का। उसके लिए आपको क्या करना है, फिंगर को इस तरह से शोल्डर पे रखना है और फिंगर को हटाए बिना आपको एल्बो को रोटेट करना है, जितना आपका हाथ अलाउ कर रहा है। ऐसे ऐसे नहीं करना और बहुत जल्दी में नहीं करना, फुल रेंज में। ये 20 ऐसे, 20 इस तरह से। फिर आता है नेक का। तो इसे आप नेक रोटेशन कर सकते हैं और इसको बिल्कुल धीरे करें, बहुत जल्दी ना करें। 20 इस तरह से, 20 रिवर्स। तो ये था मोबिलाइजिंग। जब भी आप वर्कआउट करें बॉडी को मोबिलाइज जरूर करें, क्योंकि जब भी आप वर्कआउट करते हैं आपके जॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा लोड आता है। अगर आप उसको झेलने के लिए तैयार नहीं करेंगे तो अब वो उसमें इंजरी हो सकती है, खासतौर पे जॉइंट में। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूं दोस्तों। फॉर द एग्जांपल, अगर मैं इस तरह से अपने दोस्तों के साथ खड़ा हूं, आपके साथ भी जरूर हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों में बचपन में धक्का मुक्की बहुत चलती है। जैसे मैं अपने कुछ फ्रेंड से बात कर रहा हूँ और मेरा कोई दोस्त ऐसे ही मजाक में अगर मुझे धक्का देता है अचानक, मेरी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है, तो मैं गिरूंगा, हो सकता है मुझे चोट भी ज़्यादा लगे। अब दूसरा एग्जांपल दूसरे तरीके से मैं इसे शेयर करता हूँ। मान लो मुझे किसी दोस्त ने इशारा कर दिया कि भाई आपको कोई पीछे से धक्का देने वाला है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, मेरा जो माइंड है वो पहले से ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि मुझे कोई धक्का देने वाला है, मैं गिरने के लिए या किसी भी तरह से बचने के लिए उससे तैयार रहूँगा, तो मुझे चोट लगने के चांसेस बिल्कुल
कम है। उसी तरह जब आप वार्म अप करते हैं, मोबिलाइजिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी जो मसल्स हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल जाता है कि अब आप पे लोड पड़ने वाला है, अब आप तैयार हो जाइए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पार्ट आता है आपका स्ट्रेचिंग का। दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, स्ट्रेचिंग 2 तरह की होती है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग और स्टैटिक स्ट्रेचिंग। वर्कआउट से पहले जब आप करते हैं तो हमेशा डायनेमिक स्ट्रेचिंग करें। फॉर द एग्जांपल मैं आपको पार्ट बाय पार्ट लेके चलता हूं। जैसे फॉर द एग्जांपल आज मेरा लेग का वर्कआउट है, तो सबसे बेस से लेके चलता हूं। तो आपको क्या करना है, जैसे साइड किक करेंगे इस तरह से, फिर फ्रंट किक इस तरह से, फिर बैक किक। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपकी जो लेग की जो मसल्स हैं वो पूरी तरह तैयार हो जाएंगी वर्कआउट के लिए। तो आपको लेग का वर्कआउट ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है 3 चीज़ें, बैक, चेस्ट और शोल्डर। जब भी आप 3 इन मसल की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, सिर्फ अगर आप इसको कर लेते हैं तो अपनी इंजरी के जो चांसेस हैं उसके लगभग आप बिल्कुल जीरो कर देंगे। वो क्या है, क्योंकि जब भी आप इन तीनों वर्कआउट को करते हैं, आपको जो शोल्डर का जॉइंट होता है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपको इसको बहुत तैयार करना है। तो आपको क्या करना है, हाथ इस तरह से रखना है और आपको ओवरहेड फ्लाई करना है। लेकिन आपको कितने करने हैं, कम से कम 50। फिर हाथों को इस तरह से रखना है, शोल्डर के लेवल को मेंटेन करते हैं, इसे पीछे को इस तरह से पुश करना है 50 ऐसे। फिर हथेलियों को रिवर्स कर देना है शोल्डर लेवल को मेंटेन करते हुए और 50 ऐसे। दोस्तों अगर आप इसे अभी करके देखिए, अभी वीडियो देख रहे हैं ना, तब तक ऐसे करके देखिए। अगर आप 50-50 तीनों पोस्चर में इसको कर लेते हैं तो आपका जॉइंट ऐसा हो जाएगा जैसे पूरी तरह मतलब यहाँ पे फायर जल रही है जैसे। तो इसके लिए आपको पूरी तरह रेडी करना होगा जॉइंट को। फिर आप कितना भी हैवी लिफ्ट करें, आपका जो जॉइंट है वो पूरी तरह तैयार है उस लोड को लेने के लिए। इसके अलावा जब आप वार्म अप करते हैं दोस्तों, दोनों का अलग अलग इंपैक्ट होता है। जो आप स्ट्रेचिंग है वो आप करते हैं मसल को रेडी करने के लिए, और जो वार्म अप करते हैं वो आप करते हैं अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं आपका जो हार्ट रेट है वो तेज होता है, आपकी जो ब्रीदिंग होती है वो फास्ट होती है। जब आप इसको कर लेते हैं तो आपकी दोनों चीज़ें साथ साथ रेडी हो जाती हैं वर्कआउट के लिए। तो वार्म अप में आप जैसे जंपिंग जैक कर सकते हैं, आप माउंटिंग क्लाइंबर कर सकते हैं, आप हाई नी जॉगिंग कर सकते हैं, आप बट किक कर सकते हैं इस तरह से। ये तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, वो आप जब आप करेंगे तो आप या अपनी जगह पे जॉगिंग कर सकते हैं नॉर्मली, या आप साइड शफल कर सकते हैं इस तरह से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बहुत आसानी से वार्म अप कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को पता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा था का स्ट्रेचिंग। जब आप वर्कआउट से पहले आपको डायनामिक स्ट्रेचिंग करें, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये मैंने बताया, शोल्डर का बताया, इसी तरह हाँ सॉरी मैं आर्म्स का आपको बताना भूल गया, सॉरी उसके लिए। आपको क्या करना है, जब भी आप आर्म्स का वर्कआउट करें या कोई भी चीज़ करें तो इसमें एक टिप्स का आप ध्यान रखें। जब भी आप किसी बार को पकड़ते हैं या किसी डंबल को पकड़ते हैं, उसे बहुत टाइट ना पकड़ें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने लोगों को देखा है। उससे क्या होता है, आपका जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बहुत लोगों में आती है, जिसे आगे चल के अगर आपने सीरियसली इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे हमारी एक नर्व्स होती है जिसे बोलते हैं बर्सा। बर्सा को अगर जब जो नस में प्रॉब्लम आती है उसी प्रॉब्लम को बर्साइटिस कहते हैं, और जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है टेनिस एल्बो के अंदर, फिर ये बहुत मुश्किल से ठीक होती है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप आर्म्स का वर्कआउट करें, आपको 3 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, सिर्फ आप इसको कर लेंगे तो आपके जो आर्म्स हैं वो पूरी तरह रेडी हो जाएंगी वर्कआउट करने के लिए। आपको क्या करना है, फ्रंट में खड़े होकर इस तरह से हाथों को मिलाना है और ये, और हाथों को टाइट पकड़ना है और इस तरह से घुमाना है पूरा मैक्सिमम 20 ऐसे कर लीजिए, फिर 20 रिवर्स ग्रिप में, और हाथ को टाइट पकड़ना है, इसे भी 20 करना है। सिर्फ जब आप इतना कर लेते हैं तो आर्म्स के जितनी भी आपके जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका तैयार हो जाता है। और आप जब आर्म्स का वर्कआउट करते हैं तो उससे आपको पूरा फायदा मिलता है, और ऑब्वियसली इंजरी तो जीरो हो ही जाती है आपकी। तो ये था आपका आर्म्स का। चेस्ट, बैक, शोल्डर का मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेग्स का मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। अब लास्ट में आता है आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग। कभी भी स्टैटिक स्ट्रेचिंग पहले ना करें। जब आपने वर्कआउट कर लिया उसके बाद अब आपको ज़रूरत है मसल को रिलैक्स करने की, तो वहाँ पे आपकी स्टैटिक स्ट्रेचिंग बहुत काम आती है। जैसे फॉर द एग्जांपल आपने लेग का वर्कआउट किया है तो क्वाड्रिसेप को कैसे स्ट्रेच करेंगे आप, इस तरह से। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। हर पार्ट की स्टैटिक और डायनेमिक 50-100 से ज़्यादा एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ जिसे हर कोई कर सकता है। जैसे ये आपको इसको 20 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। ये अभी मेरी क्वाड्रिसेप की स्ट्रेचिंग हो रही है, तो दोनों लेग पे आप इसको करें। अब आता है हैमस्ट्रिंग पे। जैसे स्ट्रेट पे डेडलिफ्ट करते हैं उसको आपको फ्री हैंड करना है। ग्लूट्स को आप एक्टिवेट रखें, नी को इस तरह से बैंड रखें, स्पाइन न्यूट्रल रखें, स्पाइन में से आर्च ना हो आप ऊपर की तरफ, आपके लोअर बैक अंदर की तरफ आर्च होनी चाहिए। आपको क्या करना है, इतने में लेग को फिक्स रख के आपको नीचे जाते रहना है इस तरह से। जैसे जैसे आप नीचे को जाते रहेंगे आपकी जो हैमस्ट्रिंग है और ग्लूट्स है उसमें आपका स्ट्रेच बढ़ता रहेगा। जहाँ पे आपको लगे कि आप मैक्सिमम आ चुके हैं वहाँ से ऊपर आ जाएं, फिर दोबारा स्ट्रेच करना शुरू करें इस तरह से। तो ये था आपका हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स का स्ट्रेचिंग। अब आता है आपका काफ्स का। तो आपको क्या करना है, पैरों को आगे पीछे करना है। 2 बातों को ध्यान रखना है। एक तो आपका जो एंकल है
वो आपका सीधा रहे पैर एकदम, और दूसरा आपके जो नी वो बेंड ना हो और आपकी जो हील है वो ऊपर ना उठे करते वक्त। आप जैसे आगे जाते रहेंगे आपकी जो काफ्स मसल है उसमें आपका स्ट्रेच बढ़ता रहेगा। फिर वापस आ जाए इस तरह से, ठीक। ये तो था इसका। अब जो आर्म्स का वर्कआउट है उसमें आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग कैसे कर सकते हैं, शोल्डर पे इस तरह से हाथ रखें और कोहनी को इस तरह से पुश करें। जब आप इसको करेंगे आप देखेंगे आपको आपकी जो ट्राइसेप है उसमें आपको बढ़िया स्ट्रेच मिलेगा। ये सारे आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग कहते हैं इसको, इस तरह से। और आर्म्स के लिए, बाइसेप्स के लिए इस तरह से। आप इसे बेंच में भी कर सकते हैं कहीं पे, ये इसे स्ट्रेच करें, ये फिर ऊपर को भी। जब आप शोल्डर का स्ट्रेच करते हैं, शोल्डर को, हाथ को सामने रखें, इस आर्म्स को टाइट रखें और सीधा रखें, ताकत आपको इस हाथ से लगानी है जैसे। और ऐसे करते हुए ध्यान रखें जब आप आर्म्स को पुश करते हैं इस हाथ से तो कभी बॉडी को ना ले जाएं उस तरफ। बॉडी को ले जाएंगे तो स्ट्रेच का कोई मतलब नहीं रहा। आपको क्या करना है, अपर बॉडी को एकदम स्टेबल रखना है और इधर इधर जितना आप इसे पुश करते रहेंगे उतना आपके जो शोल्डर है, जो डेल्ट मसल है आपकी, डेल्टॉइड, उस पर आपका स्ट्रेच बढ़ेगा दोनों तरफ। अब आता है आपका चेस्ट का। चेस्ट का आपको क्या करें, किसी वॉल पे, जिम्स में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर आप कर सकते हैं। आपको हाथ ऐसे रखना है और ऐसे करके स्ट्रेच करना है। ये आपकी चेस्ट की स्ट्रेचिंग होती है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ये आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, ये आपको एक्सरसाइज के बाद करनी है, कभी भी पहले ना करें स्टैटिक स्ट्रेचिंग, क्योंकि जब आपने मसल पे लोड ही नहीं दिया तो आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग का कोई मतलब नहीं बनता। आपको क्या करना है, डायनामिक स्ट्रेचिंग, जो मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी। लास्ट में एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा जो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि मैं वही चीज़ बताता हूँ जो जिम में मुझे लगता है कि लड़के वो कमी रख रहे हैं और मैं उनको बताता हूँ, तो मुझे लगता है इसको आप लोगों से शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। वो है पुशअप और पुलअप। कई लोगों को मैंने देखा है जिम के अंदर पुशअप और पुलअप को एज ए वार्म अप इस्तेमाल करते हैं। मैं तो जान के मतलब बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ। दोस्तों आपने कई बार देखा हो कई लोग एक पुशअप भी नहीं कर पाते, कई लोग एक पुलअप भी नहीं कर पाते। अब ऐसी एक्सरसाइज को कई लोग वार्म अप मान के चलते हैं। इसमें दो पार्ट हैं दोस्तों। पहली चीज़, एक तो आपको पुशअप और पुलअप को डेली नहीं करना चाहिए। क्यों? रीज़न, पुशअप जो है प्रॉपर एक चेस्ट का वर्कआउट है, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत पुराना, बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। जब आप किसी मसल को ट्रेन करते हैं उसको रिकवर होने के लिए कम से कम 48 घंटे का वक्त चाहिए होता है। अगर आप डेली करेंगे तो आपकी मसल के जो टिश्यू है वो बनने के बजाय डैमेज होंगे, उल्टा मसल बनेगी नहीं। और इसी तरह बैक का भी वो सेम साइंस है। किसी भी मसल को रिकवर होने के लिए 48 घंटे चाहिए। जैसे आज सैटरडे है तो कम से कम आपको संडे का गैप रखना है, आप मंडे को कम से कम उसे ट्रेन करें। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा रीज़न ये है कि जब आप किसी भी एक्सरसाइज को करते हैं, खासतौर पे पुशअप और पुलअप को, इसको वार्म अप में कभी भी मान के ना चलें। रीज़न, क्योंकि जब आप पुशअप करते हैं एक भी पुशअप नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, आपसे को ऑप्शन है नहीं। आप चेस्ट का कोई और वर्कआउट कर रहे हैं, मान लो पैक डेक फ्लाई कर रहे हैं, आप मशीन पे चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, तो आपके सामने ऑप्शन होता है कि आपसे 4 प्लेटें नहीं उठी तो आप 3 कर लीजिए, आप 2 कर लीजिए। ऐसी पुलअप है, आप पुलअप की जगह कोई बैक का अगर एक्सरसाइज कंपेयर करें, लेट पुल डाउन या सीटेड रो, तो उसमें आपके सामने ऑप्शन होता है कि आपसे 5 प्लेटें नहीं उठी तो आप घटा सकते हैं। लेकिन पुशअप और पुलअप में तो आपको बॉडी का वेट लिफ्ट करना ही है, तो कैसे आप उसको वार्म अप मान के चल सकते हैं दोस्तों। तो मेरा सबके मैसेज है कि कभी भी पुशअप और पुलअप को वार्म अप मान के ना चलें। दूसरा मैसेज ये है कि पुशअप और पुलअप को रोज़ ना करें, इसे प्रॉपर जिस दिन वर्कआउट होता है उस दिन इसे ऐड करें। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, जितने लोगों को भी आप जानते हैं सभी लोगों से इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपकी तरह और मेरी तरह उनकी लाइफ भी, उनकी जो फिटनेस जर्नी वो भी इंजरी से फ्री रहे और वो बहुत आगे तक अपनी फिटनेस जर्नी को ले जा सकें। दोस्तों बहुत जल्द मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।